नमस्कार दोस्तों, गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी मैथमेटिक्स की ये क्लास रहेगी सेमेस्टर 2 के लिए, यानी कि सेमेस्टर 2 के लिए बीएससी मैथमेटिक्स का हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी ये जान लीजिए कि बीएससी सेमेस्टर 1 मैथ का पेपर लगभग 98% स्टूडेंट्स के हो गए हैं। अभी कोई बचा हो 2% में, मोस्टली सभी के लगभग हो चुके हैं। अब नया सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं 2026 के लिए, और बिल्कुल नया कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे। और सिलेबस, क्या क्या सिलेबस हम पढ़ाने वाले हैं उसका वीडियो में डाल चुका हूं पहले ही, वो जरूर देख लीजिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए, बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है आपका मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपकी बुक है बीएससी सेमेस्टर 2 में। ठीक है, बीएससी सेमेस्टर 2 में मैथ्स की बुक का क्या नाम है? मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। मैट्रिसेस में से आपके 4 चैप्टर हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके 5 चैप्टर हैं, और ज्योमेट्री से आपके 12 है। कितने? 12 है। टोटल मिला के इतने चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अब हमारा पहला पोर्शन जो है आपका मैट्रिसेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर मैंने बताया, मैट्रिसेस में आपके कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? 4। तो मैट्रिसेस का पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक ऑफ मैट्रिसेस। क्या? बेसिक ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का मतलब क्या है हिंदी में? यदि हम इसको बोलते हैं आव्यूह। आपने क्या 12th क्लास में पढ़ा होगा आव्यूह? वही आव्यूह यहाँ पर पढ़ोगे, लेकिन उससे 2 स्टेप आगे। वहां पर केवल आव्यूह आपने जाना, ठीक है, आव्यूह का व्युत्क्रम आपने जाना, यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपने देखा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 चैप्टर और आगे बढ़ जाएंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसी पर आगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। तो ये चीजें आपकी बढ़ेंगी, एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला टॉपिक आता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाँ, एक चीज और यहाँ पे सीख लीजिए पहले। देखिए, परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दिया हूं कि मैट्रिक्स क्या है। अब दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, 2 शब्द हैं, एक आपका यहाँ पर देखिएगा मैट्रिसेस लिखा हुआ है, एक आपका लिखा हुआ है मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें दोनों में सही शब्द कौन सा है? आपको बड़ा अलग लग रहा होगा, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये मैट्रिसेस, तो हमको क्या लिखना है? देखिए, आप ये समझ लीजिए, ये आपका क्या है, ये दोनों आव्यूह हैं, दोनों का मतलब आव्यूह है। लेकिन ये वाला जो शब्द है, ये आपका एक वचन में है, और ये आपका बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन, यानी कि जब एक मैट्रिक्स की बात होगी तो उस पर मैट्रिसेस नहीं, उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स, मतलब 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स की बात होगी, यानी 2 या 2 से अधिक बहुत सारे आव्यूह हैं, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस। तो अपने आप में ये क्या है? इसी का बहुवचन है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मैट्रिसेस होती क्या है, या आपका मैट्रिक्स होती क्या है? जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसे समझिए, एक क्लास में 2-3 बच्चे हैं, बात समझिए कि एक है राम, एक है आपका श्याम, ठीक है, एक है आपका रामू। ठीक है, ये 3 बच्चे से आप समझ जाना। अब इनके, इसके पीसीएम, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब फिजिक्स में राम के नंबर आए 33, इसके 12, इसके 18, इसके 45, इसके आपके 50 आए, इसके 90, और इसके 40, 30, 12, इस तरीके से नंबर आए। ठीक है, अब हम इसका नॉर्मली बोलेंगे, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि राम के फिजिक्स में 33 नंबर, राम के केमिस्ट्री में 12 नंबर, राम के मैथ में 18 नंबर। ठीक है, हमने क्या करा, ये जो नंबर्स थे 33, 12, 18, 45, 50, 90, 40, 30, 12, इनको एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है, और यहां से हमको एक परफेक्ट मीनिंग समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिखा हुआ है, राम श्याम रामू लिखा हुआ है, तो ये इनके
जो पेपर में आए हुए नंबर को इस तरह से मैंने डिजाइन कर दिया, अरेंज कर दिया है। तो हमको, और इस चीज को मैं इस तरह से एक बड़े ब्रैकेट में अरेंज कर दूं तो यही आपका क्या बन जाएगा, आव्यूह। यानी कि हम किसी भी नंबर्स को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर अरेंज कर दें तो वही आपका क्या बन जाता है, आव्यूह। अरेंज करने का मतलब क्या होता है, एक, इसको क्या बोलेंगे, एक सारणी। एक क्या बन गई है, सारणी बन गई। सारणी को इंग्लिश में बोलते हैं अरे, ठीक है। या इसको हम एक व्यू रचना बोल सकते हैं, व्यू बोल सकते हैं, या हम इसको व्यू रचना बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि नंबर्स को हमने क्या कर दिया, एक व्यू रचना बना दी, नंबर्स की एक सारणी बना दी या व्यू बना दिया, एक रचना कर दी, उसी को हमने क्या बोल दिया, और एक बड़े ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दिया। तो इसी अरेंजमेंट को हम बोलेंगे सारणी, यानी मैट्रिक्स बोलेंगे, आव्यूह बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ए रेक्टेंगुलर अरे, एक आयताकार सारणी और अरेंजमेंट, या तो सारणी बोल दीजिए या अरेंजमेंट बोल दीजिए नंबर्स का, ठीक है, ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। या तो नंबर्स का अरेंजमेंट हो या फंक्शंस का अरेंजमेंट। फंक्शंस का मतलब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये साइन एक्स, ये यहाँ पर आपका साइन एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, इस तरीके से आपके फंक्शन है, इनको मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है। या तो नंबर्स का अरेंजमेंट हो या आपके फंक्शंस का अरेंजमेंट, किसमें, एक रेक्टेंगुलर सारणी में, एक रेक्टेंगुलर अरे में, वही क्या कहलाएगी, आपकी मैट्रिक्स कहलाएगी। सबसे सिंपल परिभाषा, ए रेक्टेंगुलर अरे और अरेंजमेंट, या एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स और फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। ए रेक्टेंगुलर अरे, अरे बोल दीजिए, या आप लिख सकते हो अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगुलर अरे या और अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, नंबर्स का अरेंजमेंट या फंक्शंस का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। अब आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब आपसे एग्जामिनर कभी कभी पूछ सकता है एग्जाम में, इस परिभाषा को वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। तो अब हमारे पास कि भैया मैट्रिक्स क्या होता है, आव्यूह क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक आयताकार अरेंजमेंट नंबर्स और फंक्शंस का, या तो नंबर्स का या आपके फंक्शंस का आयताकार अरेंजमेंट या किसी सारणी में अरेंजमेंट क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स या ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इज नोन एज मैट्रिक्स, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जैसे आपको परिभाषा इजी लगे उस तरीके से आप लिख सकते हो। एक और परिभाषा आपको मैं दे रहा हूं, ये मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स इज ए सेट और ग्रुप, या तो आप सेट बोल सकते हो या आप ग्रुप बोल सकते हो, ऑफ नंबर्स, किसका, नंबर्स का ग्रुप होता है या एक नंबर्स का सेट होता है, और फंक्शंस, या तो नंबर्स का सेट या फंक्शंस का सेट होता है, अरेंज्ड इन ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरे। जिनको, जिन नंबर्स को किस में अरेंज किया जाता है, ए स्क्वायर, फंक्शंस अरेंज्ड इन ए स्क्वायर, किसमें, ये जो मैट्रिक्स क्या होता है, एक सेट होता है या ग्रुप होता है, किसका, नंबर और फंक्शंस का, जो कि अरेंज होते हैं किसमें, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर अरे, या तो एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर अरे। स्क्वायर का मतलब कैसे हो जाएगा, ऐसे जैसे मान लीजिए 2x2 का या 3x3 का, इस तरीके का, या इस तरीके की रेक्टेंगुलर अरे, या तो एक स्क्वायर क्या होगी, एक वर्गाकार सारणी होगी या आयताकार सारणी होगी, इस तरीके से, ठीक है। इनक्लोज्ड बाई टू ब्रैकेट्स, जो कि दो ब्रैकेट से इनक्लोज्ड होगी, इस तरीके से बड़े ब्रैकेट से, तो इसको बोलेंगे हम क्या, आपका मैट्रिक्स। ओके, ये एग्जांपल के तौर पर आप लिख दोगे, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलेंगे, अब आते हैं अपने मैट्रिक्स के कुछ इंपोर्टेंट चीज पर। जैसे कि देखिएगा, एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट इस तरीके का मैट्रिक्स है और इसमें 1 2 4 6 8 9 4 3 1 2 3 4, ये इस तरह से एलिमेंट, इस तरीके से एलिमेंट है। तो अब ये देखो, इसमें ये इस तरीके की, ये जो है आपकी कैसी है, एक हॉरिजेंटल, मैंने क्या बोली है, सारणी, ठीक है। इन नंबरों को किसमें लिखा गया है, अरेंज किया गया है सारणी के रूप में, एक अरे के रूप में। तो ये वाली जो इस तरीके से एक सारणी दे रखी है, 1 2
4 6 इस तरीके से। ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल अरे। कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल अरे। एक होगी आपकी वर्टेक्स अरे। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल हो गई, एक वर्टेक्स इस तरीके से। ये मान लीजिए ये ले लिया। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल अरे होगी इसको बोलेंगे हम रो। इसको क्या बोलेंगे? रो। तो ये आपकी रो होगी जिसको हम बोलेंगे रो 1, ये आपकी रो 2 रहेगी और ये आपकी रो 3 रहेगी। बात समझ में आ गई? तो ये आपका क्या है? R1। ऐसे ही इसमें से R2 निकालेंगे तो R2 क्या हो जाएगा? 8 9 4 3। 8 9 4 3। ये थोड़ा सा अलग लिखेंगे इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इतना तो आपने 12th क्लास में भी सीखा होगा। ये आपकी इस तरीके से रो पढ़ेंगे और जो खड़ी होगी वो कॉलम। तो ये और ये वर्टेक्स जो रहेगा ये आपका कॉलम 1। तो C1 क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा आपका 1 8 1 इस तरीके से। C2 निकालें। C2 क्या हो जाएगा? 2 9 2 2 9 2 इस तरीके से। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम इस तरीके से। बात समझ में आ गई? ये C2, ये C3, ये C4 इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर एक समझिए इसमें कितने इसके ऑर्डर। यदि हमारा ए मैट्रिक्स है तो हम निकालेंगे, बात को समझ लेना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इस ए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है कि अब हम ये देखेंगे इसमें कितनी रो है कितने कॉलम। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब क्या है? इसमें कितनी रो है? 1 2 3। इसमें 3 तो रो है और कितने कॉलम है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो 4, तो 3/4। 3/4 ये क्या बन गया? ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको 12 नहीं पढ़ेंगे, 3/4 मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है, लाइक ये बी एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है 4 × 5। इसका मतलब क्या है कि इसमें रो की संख्या कितनी है? 4 और इसमें कॉलमों की संख्या कितनी है? 5। इस तरह से हमको पता चल जाएगा। अब इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स होंगे उनको बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि इस ए मैट्रिक्स के ये सभी क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालें तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ मैट्रिक्स या एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स या नंबर, और यहां पे लिख सकते हो एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 12। कैसे पता चला? 4 3 चौके 12, इनको कर दो, इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 एलिमेंट होंगे। कैसे पता चली? जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उसी को सॉल्व करके लिख देते हैं। बात समझ में आ गई? हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर समझ लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे। ठीक है, या सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से, नंबर ऑफ मैट्रिक्स नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स के नंबर कितने कितने। ठीक है, अब हम बेसिकली किसी को पर्टिकुलर एलिमेंट को हम निकालना चाहें, सपोज दैट हम दूसरी रो के तीसरे एलिमेंट को निकालना चाहें तो हम उसको क्या बोलेंगे? इस तरीके से, दूसरी रो के तीसरे एलिमेंट, जैसे कोई भी एलिमेंट निकालना है, उसका जो पहला अक्षर रहेगा वो रो कहलाएगा, दूसरा अक्षर रहेगा कॉलम। जैसे कि मेरा ये मैट्रिक्स है ए, तो इसके अंदर का हमको दूसरी रो तीसरा एलिमेंट चाहिए, दूसरी रो तीसरा एलिमेंट। ठीक है, दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो पहली दूसरी, दूसरी रो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा एलिमेंट कितना हो जाएगा? ए 2 3 इजिकल टू कितना हो गया? 4। बात समझ में आ गई? तो ये दूसरी रो का तीसरा है, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर उसको
एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। अब यहां से हमारा मान लीजिए कोई रो बहुत बड़ी है, सपोज दैट इस तरीके से, अब आपको नहीं पता कितनी बड़ी है, तो अब हम उसको किसी भी रो का जो बेसिक, किसी भी मैट्रिक्स का जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है, किसी भी मैट्रिक्स की जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैसी रहती है, इस तरीके से। मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर, ध्यान समझिएगा। तो अब इसके अंदर जैसे कि मान लीजिए ये कैसा होगा, A11 है, पहली रो पहला कॉलम, ये दूसरा जो एलिमेंट रहेगा A12 है, इस तरीके से, ये पहली रो दूसरा कॉलम, फिर ये A13 इस तरीके से, फिर A14 और ऐसे ये आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। और अब हमको इसको क्या लिखना पड़ेगा, अब हमको नहीं पता, ये पहली तो रो ही रहेगी, लेकिन ये n, ठीक है, इस तरीके से, या आप लिख दीजिए एम, एम क्या हो जाएंगे इसमें, एम कॉलम क्या हो जाएंगे, या एन कॉलम करो, एन कॉलम, एन कॉलम, ठीक है। ऐसे ही आगे चलो, यहां पर ये दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, डा 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 डा, दूसरी रो एनवा कॉलम, मतलब पहला कॉलम, जैसे सपोज दैट बात को ऐसे समझ लो, ये आपका पहला कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, ये आपका तीसरा कॉलम रहेगा, ये चौथा। अब ऐसे ही, अब हमको नहीं पता, ये आपका एनवा कॉलम, ऐसे ही ये आपकी पहली रो, ये आपकी दूसरी रो, यहाँ पर आपकी तीसरी रो रहेगी, ऐसे ही आगे करते चले जाओ, आगे आपका एनवी रो रहेगी, ठीक है, इस तरीके से। बात समझ रहे हो, एनवी रो कैसे पता चलेगा, देखिए ये हो गया, यहाँ पर तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम, डा डैश, तीसरी रो और एनवा कॉलम, ऐसे ही आगे तक करते चले जाओ। अब यहाँ पर जो लास्ट में यहाँ पर आगे कि ये पहली रो, ये दूसरी रो, इसी तरीके से ये तीसरी, फिर ऐसे ही आगे तक चलते चले जाएंगे, तो हमने ये मानी एम, कौन सी रो, एम बी, पहली दूसरी तीसरी, इस तरीके एमवी रो पहला कॉलम, ऐसे ये एमवी रो दूसरा कॉलम, एमवी रो तीसरा कॉलम, एमवी रो चौथा कॉलम, डैश, इसी तरीके से एमवी रो एनवा कॉलम। इसीलिए यहाँ पर जो आपका इसका ऑर्डर बनेगा एम इंटू एन, कितनी रो है इसमें एम, कितने कॉलम है इसमें एन, तो एम इंटू एन इसका ऑर्डर बन गया, ठीक है। इसी तरीके से जब भी कभी भी यहाँ से बात की जाएगी कि ए मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर के जो एलिमेंट रहेंगे वो A11 A12 इस तरीके से, ठीक है। जैसे A23 का मतलब क्या है कि ये दूसरी रो और तीसरा कॉलम, कौन सा है, ये दूसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। समझ में आ गई आपको सारी चीजें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया। ये जो हॉरिजॉन्टल अरे है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रो, जो वर्टेक्स अरे है इसको बोलेंगे कॉलम, ठीक है। चलिए कुछ और चीज इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी तो वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक, आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की परिभाषा आपसे कोई पूछ ले, तो अब मैं आपको कुछ चीजें इंपोर्टेंट बताना चाहूंगा, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले और सीखिएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की परिभाषा आपसे पूछ ले, इंपोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि छोटी परिभाषा ये आती रहती है। क्या है कि हमको पहले से ही पता है कि जो रो इनटू कॉलम रहेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको बोलेंगे कैसे, ए मैट्रिक्स हैविंग एम रो एंड एन कॉलम्स, यानी कोई भी मैट्रिक्स है जो रखती है एम रो और एन कॉलम्स रखती है, देन एम इंटू एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तब आपका ये जो एम एन है ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। या एक और परिभाषा लिख सकते हो, द टू नंबर्स रो इंटू कॉलम डिस्क्राइब द डायमेंशन और साइज ऑफ मैट्रिक्स। ये जो रो इंटू जो कॉलम होता है ये क्या करता है, किसी भी मैट्रिक्स के साइज को डिस्क्राइब करता है या डायमेंशन को डिस्क्राइब करता है, जिसको हम कहते हैं वी से दैट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है या जिसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए मैट्रिक्स का जो रहेगा उसको हम बोल्ड लेटर से, कैपिटल बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट रहेंगे उनको हम
जैसे A11 इस तरीके से स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिएगा। अब कभी कभी क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बड़े ब्रैकेट में, किसी किसी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, अब आगे की बात चलती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर चलते हैं। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है उस पर हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के टाइप हैं, इनको हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला है आपका नल मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम आएगा जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि आपको पता ही चल रहा है, नल या जीरो मैट्रिक्स मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे। लाइक हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, जैसे 0 0 0 इस तरीके से, ये 2 बाई 2 का हो गया। या जीरो मैट्रिक्स हो 3 बाई 3 का, तो 0 0 0 मतलब इसके अंदर ऑल ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड, मतलब ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। या a matrix is called the null matrix if it contains the all element are zero। तो इसका मतलब क्या है कि a matrix is called a null matrix या zero matrix if it contains all elements zero। एक ऐसा मैट्रिक्स जो या जिसके अंदर या जो रखता है a matrix having the all elements are zero is called जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? एक ऐसा मैट्रिक्स जो सभी एलिमेंट जीरो रखता है, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर के सारे एलिमेंट्स कैसे हों, जीरो, तो वो जीरो मैट्रिक्स होगा, जिसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस लाइक दिस। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब इस तरीके से एक रो टाइप की बन जाए। रो का मतलब एक हॉरिजॉन्टल, जैसे कि आपका ए मैट्रिक्स है इस तरीके से, 2 4 6 8 इस तरीके का दे दिया। ठीक है, लाइक, या आप इस तरीके से A11 A12 A13 इसी तरीके से आगे तक चलता जा रहा है। अब हमें नहीं पता कितने एलिमेंट हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इसमें एक रो होगी, रो एक रहेगी, लेकिन कॉलम इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, कॉलम कितने भी हों। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हैविंग ओनली वन रो, हैविंग ओनली वन रो एंड n कॉलम्स, n कॉलम इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। मतलब एक रो टाइप की बन जाए। बात समझ में आ गई? तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक रो रहेगी, बाकी n कॉलम्स रहेंगे, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा? रो मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है 1 into n। इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या रहेगा? ए मैट्रिक्स, कॉलम का मतलब क्या रहेगा? इस तरीके से, जिसमें कॉलम बन जाए, जिसमें आपका कॉलम बन जाए। लाइक ए मैट्रिक्स है इस तरीके से, 1 2 3 इस तरीके से बन गया। अब इसमें क्या रहेगा? देखिए, ये पहली रो, ये आपकी दूसरी रो, ये तीसरी रो। इसी तरीके से आप कितनी भी रो बना सकते हो। मैंने बना दिया यहाँ पर इस तरीके से, ये n रो। तो यहाँ पर क्या है, जो भी रहेगा एलिमेंट इस तरीके से, यहाँ पर n रो है, अब हमको नहीं पता कितनी, लेकिन कॉलम सिर्फ इसमें 1 रहेगा। तो ए मैट्रिक्स हैविंग द ओनली वन कॉलम एंड m रो। ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से इसमें m रो बना दे रहा हूँ, m रो। ठीक है, रो की संख्या कितनी है? m। हमको नहीं पता, कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कितनी भी, लेकिन कॉलम सिर्फ एक रहेगा। तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड m रो। तो यहां पे क्या करेंगे? वन कॉलम एंड m रो इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? m into 1। ओके, चलिए, बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिए, इसी तरीके से आपका आगे अब आएगा आपका हॉरिजॉन्टल रो।
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या रहेगा, जैसे लाइक आपका ए मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल यानी इस तरीके से बन जाए 1 2 3 4 अब 5 6 7 इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल बनेगा, बनेगा। या आप जरूरी नहीं है, एक दूसरा मैट्रिक्स है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से, मतलब एक हॉरिजॉन्टल टाइप का बनना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या रहेगा, कितने, इसमें कितनी रो है, 2, इसकी 2 रो है, इसमें 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम, इसमें कितनी 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितने 1 2 3 4 5, मतलब 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 5। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक चीज दिखाई दे रही होगी, जो रो है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स, तो रो की संख्या कम रहेगी, कॉलम्स की संख्या ज्यादा रहेगी। तो ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन नंबर ऑफ रोज, तो जो कॉलमों की संख्या है वो ज्यादा है नंबर ऑफ रोज की संख्या से, यानी रो जिसमें एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो की कॉलम की संख्या ज्यादा हो रो की संख्या से, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसका उल्टा वर्टेक्स मैट्रिक्स क्या रहेगा, जिसमें रो की संख्या ज्यादा हो, ऐसे समझ लो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की जो मैट्रिक्स रहेगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका क्या बना, 1 2 2 कॉलम है, 1 2 3 3 रो, तो 3 इंटू 2, मतलब इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो ज्यादा है और नंबर ऑफ कॉलम्स कम है। इसमें मतलब सारी परिभाषाएं आपको मैं नोट्सों में दे दूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए सारी परिभाषाएं मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ग्रुप कहां पर है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोट्स मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, सारी परिभाषाएं आपको यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक। यहाँ पर ये वर्टेक्स मैट्रिक्स कौन सा होगा, जिसमें ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड वर्टिकल, वर्टिकल या वर्टेक्स या वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी कि खड़ी वाली, ठीक है। इनको हम एक प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स टाइप की रहेंगी, यानी कि खड़ी टाइप की, ठीक है। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों, जैसे कि 2x2 का मैट्रिक्स, लाइक 2 4 6 8 इस तरीके से, इसमें कितनी है, दो ही रो है और 2 ही कॉलम है, 3x3 4x4 1x1 इस तरीके से। तो ए मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रो इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स,